नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही हम बात करेंगे वेदांता के अर्निंग्स पर और इसीलिए पूरा एक बड़ा पैनल हमारे साथ शो में मौजूद है। वेदांता के अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी अरुण मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, साथ ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अजय गोयल भी बने हुए हैं और साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे चर्चा। और उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड हैं अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर रविंद्र राव। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात वेदांता ही करेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वार्टर है ये, डीमर्जर के बाद की अर्निंग्स हैं, तो उसलिए आगे का आउटलुक बहुत रेलेवेंट हो जाता है और इसीलिए अर्निंग्स पर ही फोकस करते हैं। और अरुण जी और साथ ही अजय जी, आप दोनों का ही स्वागत है शो में। सबसे पहले अरुण जी आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि डीमर्जर के बाद की अर्निंग्स हैं तो काफी इन्वेस्टर्स काफी वेट एंड वॉच मोड में थे कि किस तरीके की अर्निंग्स आएंगी, अलग अलग डिविजन्स की आगे का आउटलुक क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी कंपनी की रहेगी। तो सबसे पहले तो अर्निंग्स की हाईलाइट आपसे समझना चाहेंगे इस क्वार्टर की। तो वेदांता का नंबर्स हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुरूप रहा है। आप देखेंगे उसके अंदर में तो पिछले साल के मुकाबले जो वेदांता लिमिटेड के अंदर में यूनिट्स है उसमें से फैकर ने पिछले साल से अच्छा किया है। जो हमारे हिंदुस्तान जिंक है उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस का कमी VZI में रहा है। जिंक इंटरनेशनल में उनका प्रोडक्शन उतना बढ़ोतरी नहीं हुआ, कॉस्ट में उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाया। बट ओवरऑल अगर VDL देखेंगे, दिस इज 51% ग्रोथ इन रेवेन्यू, 98% ग्रोथ इन एबिटा। काफी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है टू स्टार्ट सो स्ट्रॉन्ग एक फर्स्ट क्वार्टर को इस लेवल में स्टार्ट कर पाना। अच्छा अरुण जी, अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस कारोबार पर एक आउटलुक आपका लेना चाहेंगे, क्योंकि नंबर्स काफी मिक्स्ड रहे हैं। एक तरफ घाटा कम हुआ है, दूसरी तरफ आय गिरी है। आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या है आपका इस पर्टिकुलर डिवीजन को लेकर? ऑयल एंड गैस के दो टू प्रोंग्ड अप्रोच। एक है कि उनका जो डिक्लाइन है उसको अरेस्ट करना, दूसरा है कि न्यू डिस्कवरी, चाहे बाड़मेर में अब उन्होंने बात किए हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई अच्छा डिस्कवरी हो और ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना। ये तीनों फ्रंट में लोग काम करेंगे एंड आउटसोर्स मॉडल में करेंगे। तो मुझे लगता है कि 100,000 बैरल का नंबर को पार कर पाना बहुत दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अजय जी, अगर हम वेदांता पार की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 200 करोड़ का ऑपरेशनल लॉस है और जिस तरीके के चार्जेस हम देख रहे हैं पावर के, फ्यूल के, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और आगे किस तरीके के नंबर्स एक्सपेक्ट करें वेदांता पावर से? वेदांता पावर फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एक वन टाइम चार्ज रहा है ऑलमोस्ट 430 करोड़ का। ये एक काफ़ी पुराना ओल्ड मैटर था, हमको उसको हटा के ये क्वार्टर देखना चाहिए। सेकेंडली, हमारा जो एथिना का नया प्लांट है वहाँ पर वी हैड एन एक्सीडेंट इन द ब्लास्ट, इन द ब्लास्ट। उसको निकाले तो हमारा पावर बिजनेस फर्स्ट क्वार्टर में काफ़ी ग्रोथ करता है। हमारी पूरी कैपेसिटी पावर बिजनेस में लगभग 5 गीगावाट की है और यहाँ से गिवन द इंडियाज पावर डिमांड हम 7 to 8 गीगावाट जाएंगे। सो पावर बिजनेस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेदांता's पोर्टफोलियो और यहाँ पर ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। अच्छा अरुण जी, अगर हम आयरन एंड स्टील बिजनेस की बात करें तो यहाँ तो नंबर्स आपके अच्छे रहे हैं, टॉप लाइन भी बेहतर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंड भी आप कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ रिपोर्ट हुई है ये सस्टेन होती हुई आप देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में भी? वेदांता आयरन स्टील का सामने जो इमीडिएट काम है, उनका जो 2 मिलियन टन का एक्सपेंशन था ये साल बोकारो में, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको, मुझे जो उम्मीद है कि सितंबर तक क्लियर हो जाएगा स्टेज 2। अगर ये हो जाता है तो उनके सामने ह्यूज कॉस्ट रिडक्शन का मौका मिलेगा। कम से कम पहला तो उसका जो RMHS है, रेलवे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, रेलवे का थ्रू वो कमीशन होने से $15 से $20 का मार्जिन वहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको इनपुट कॉस्ट में कमी आ जाएगी। उसके साथ उनका जो कोक आज खरीदना पड़ता है, जब पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कोक खरीदना पड़ता है, तो उनका नया कोक प्लांट चालू हो जाएगा। दे विल हैव ए कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ कोक और उसके साथ साथ एडिशनल ब्लास्ट फर्नेस, एडिशनल हॉट मेटल, उनका नया जो DI प्लांट, पाइप प्लांट है, वो भी कमीशन हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है, अभी फर्स्ट टारगेट सितंबर के बाद उसका एक एक करके यूनिट कमीशन करना, ताकि वो इस साल का एंड तक उन्होंने अच्छा रिजल्ट दे पाए। ओके अच्छा अजय, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या आयरन स्टील बिजनेस पर, स्पेशली वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पर? मैं पूरे ग्रुप की बात करता हूँ। ऑफ कोर्स आयरन स्टील में अरुण जी ने बताया कि हमारा एबिटा में 54% ग्रोथ हुई है और ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस है। इलेक्ट्रो स्टील में 3 MTPA से 5 MTPA
और आगे जाकर 5 से इवन 15 MTPA हमारी संभावनाएं हैं। वेदांता एज ए ग्रुप हमारा जो आउटलुक है एबिटा का करंट ईयर में वो लगभग 10 बिलियन का है। ये नंबर लास्ट ईयर लगभग 6.8 बिलियन था। सो इट विल बी हिस्टोरिकल फॉर अस बेस्ट ईयर। 10 बिलियन एबिटा, 50% कैश कन्वर्जन लीड टू ऑलमोस्ट 5 बिलियन ऑफ फ्री कैश फ्लोज। एंड उस नंबर से हम डिलेवरेजिंग भी कर पाएंगे, हम ग्रोथ भी कर पाएंगे, एट द सेम टाइम ओवरऑल जो रिवॉर्ड करते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड, तो तीनों ही संभावनाएं हैं। सो करंट ईयर फॉर वेदांता विल बी आवर हिस्टोरिकल बेस्ट बाय अ बिग मार्जिन। अच्छा अजय, एक चीज और, डेट घटाने पर, क्योंकि अब आपका यहाँ से फोकस है, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ से रहेगी फर्दर डेट रिडक्शन को लेकर? मैं कहूंगा यहाँ से जो एंटायर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसकी एक नई शुरुआत होगी। जैसे आपने बताया, हमने अनाउंस किया है आज हमारे जो रियल स्टेट है उसका डीमर्जर, और वहां भी जो वैल्यू क्रिएशन संभावनाएं हैं वो लगभग 3 बिलियन के आसपास हैं। करंट फिस्कल ईयर में हमारा जो आउटलुक एबिटा का है लगभग 10 बिलियन का है। उससे हमारा जो कैश फ्लो होगा लगभग 5 बिलियन के आसपास होगा। इससे हमारे 3 बड़े प्रायोरिटीज हैं। पहला, हम फंड करेंगे हमारे ग्रोथ को। सो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ इस साल में हमारा कैपेक्स इन्वेस्ट रहेगा। ये लगभग इंडिया में हाईएस्ट है अक्रॉस ऑल द कंपनीज। हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि हम अपने डेट को कम करें। सो लगभग 2.5 बिलियन, लगभग 22,000 करोड़ से हमारा इस साल में डेट कम होगा। एंड फाइनली, वेदांता इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ पेइंग डिविडेंड, एंड इन दैट केस वी विल कीप कंटिन्यूइंग रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर्स। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन, तो लास्ट ईयर में वेदांता इंडिया की टॉप 3 कंपनी में था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। हम चाहेंगे करंट साल में भी हम सेम प्रदर्शन को दोहरा सकें। ओके। अच्छा अरुण, अगर हम वेदांता एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक की बात करें तो किस तरीके के वॉल्यूम्स हैं, किस तरीके के ओवरऑल नंबर्स हैं इन पर्टिकुलर डिविजन्स के? हमारे जो वेदांता एल्यूमिनियम यूनिट्स है उनके सामने पहला चुनौती है जो अपना लांजीगढ़ में रिफाइनरी है उसको 4.5 मिलियन टन कैपेसिटी में ले जाना। उन लोग सब लगे हुए हैं। इस साल का अंत तक श्योरली उस मुकाम में उन लोग पहुंच जाएंगे। अपना बॉक्साइट माइन चालू करना श्रीजीमाली, उसका सारे चीज हो गया है। सीटीओ कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो फिर उसको माइनिंग चालू करना है। अपना बॉक्साइट मिल जाएगा तो उनका तो कॉस्ट जो है अभी कम से कम 1800 से घट करके $1700 तक पहुंचने का हमें उम्मीद है। एंड उसके बाद उनका काम होगा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, जिसके चलते बाल्को में हमने एक्सपेंशन कराया, उस एक्सपेंशन से कैपेसिटी निकालना है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को और ऐड करना है ताकि उनका एनएसआर बढ़े। एंड एल्यूमिनियम आप देखेंगे अभी ऑलरेडी पूरे ग्रुप एक फ्लैगशिप कंपनी की तरफ है, एंड एल्यूमिनियम विल लीड द शो। और अभी उनको है उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ काम करके नया 3 मिलियन टन प्लांट के लिए जगह बनाना, फिर उसके लिए सारे प्रिपरेटरी वर्क करना ग्राउंड में। सो देयर हैंड्स आर फुल्ली बिजी। अच्छा अरुण, एक चीज और, अब आगे का अगर फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक लेना चाहें तो Q2 कैसा लग रहा है आपको, कैसा रह सकता है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर करंट ऑर्डर बुक देखें तो कितनी ग्रोथ आप यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एंटिसिपेट कर रहे हैं? कैसी ओवरऑल सेल्स रह सकती हैं? क्या कमेंट्स हैं आपके? टिपिकली जो वेदांता का परफॉर्मेंस ट्रेंड रहा है, Q2 इज बेटर देन Q1, Q3 इज बेटर देन Q2 एंड Q4 इज बेस्ट। तो ये हम लोग का निरंतर प्रयास है। एंड सेकंड पार्ट जो है, काफी सारे जो डिबॉटलिंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी दौरान कमीशन होते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोज थिंग्स इम्प्रूव एंड सम ऑफ द फैसिलिटीज व्हिच अंडरगो मेंटेनेंस इन Q1, सो दे ऑल कम बैक इन Q2। अगर सब ऐड करेंगे देयर विल बी हाई चांस ऑफ ग्रोथ। जिंक का जो Q1 में फिनिश किया है 260 KT, दे हैव टू गो टू 1.1 मिलियन टन, तो उनको 280 KT 290 KT रन रेट में आना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंगली सिल्वर प्रोडक्शन बढ़ेगा। विजयडाई का जो लास्ट ईयर उन्होंने सेम क्वार्टर में 57 KT माइन किया, प्रोडक्शन किए थे, इस बार उन्होंने 48 KT किया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है उसको 55-56 KT में जाने का। आयरन एंड स्टील उनका करीब 10% प्रोडक्शन कम रहा है बिकॉज ऑफ various input cost related issues and blast furnace shutdown, and I am sure in Q2 उन लोगों ने मेकअप कर लेंगे, so iron and steel production will go up. So typically Vedanta will produce better results, but still I will not guess on the financial numbers that will generate, but I can only give a directional hint that it will be better than Q1. ओके, वेल थैंक यू अरुण और अजय, आप दोनों का ही अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच।